हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट्स ऑन इंडियन सोसाइटी बिटवीन 200 BC टू 3rd सेंचुरी AD। जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य वंश के डिक्लाइन होने के बाद में हिंदुस्तान में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। मौर्य वंश के डिक्लाइन होने के बाद में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हिंदुस्तान में हुआ। और जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके ही कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। और इसके बाद में शुंग डायनेस्टी की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और ये पुष्यमित्र ब्राह्मणिकल रिलीजन के सबसे बड़े कट्टर समर्थक थे। और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जिस तरह से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम किया था और ज्यूरिस्प्रूडेंस में विधि विज्ञान में व्यवहारवाद को लाया, मतलब कानून के समक्ष सभी को समान रखा, इससे ब्राह्मणिकल रिएक्शन हुआ। और इसी का परिणाम था कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक को हत्या किया और शुंग डायनेस्टी की स्थापना किया। ये शुंग डायनेस्टी करीब 70 साल तक चला और उन्हीं का पुत्र था अग्निमित्रा, जिस पर कि कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम की रचना किया हुआ है। और उसके बाद में शुंग डायनेस्टी के अवसान के बाद में कण्व डायनेस्टी की स्थापना हिंदुस्तान में हुई, जो मुश्किल से 30-40 साल तक ही चला। और इसके जो संस्थापक थे वो वसुदेव थे, जिन्होंने शुंग डायनेस्टी के अंतिम शासक को हटा करके, गद्दी से हटा करके स्वतः अपना राज्य स्थापित किया। इसी तरह से डेक्कान में सातवाहनों के द्वारा सातवाहन डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। और सातवाहन डायनेस्टी भी ब्राह्मणिकल ऑर्डर के बहुत बड़े समर्थक थे और वो अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। तो ये डेक्कान में और नॉर्दर्न इंडिया में हम देखते हैं कि मौर्य वंश के पतन के बाद में अब जो राज्य व्यवस्था जो हुआ है वो अलग अलग जगह राज्य व्यवस्था कायम हुआ। और इसी तरह से उड़ीसा में, जिसको पुराने ज़माने में कलिंग कहा जाता था और जिसके बारे में सम्राट अशोक ने अपने रॉक एडिक्ट 13 में उद्घोषित किया था, किस तरह से उन्होंने कलिंग विजय किया था और किस तरह से बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिससे विचलित होकर के उन्होंने पुनः भेरी घोष से धम्म घोष की स्थापना किया था। तो इस पीरियड में हम क्या देखते हैं कि कलिंग क्षेत्र में शेदी वंश का उदय हुआ और इसके सबसे बड़े जो प्रतापी जो राजा थे वो खारवेला, जिसने मगध में आकर के काफ़ी लूटपाट किया और जिसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलता है। तो ये तो हिंदुस्तान की बात हुई जो छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त हो गया। बाद में हम 500 वर्षों के बाद में क्या मुगल जब गुप्ता पीरियड या गुप्ता डायनेस्टी का जब हिंदुस्तान में या नॉर्दर्न इंडिया में राइज हुआ, उसके बाद से फिर उत्तर भारत गुप्त वंश के अधीन आया और बहुत सारे दक्षिण भारत के राज्यों को भी गुप्त वंश के राजाओं ने, खास करके समुद्रगुप्त ने और चंद्रगुप्त सेकंड ने हराया। लेकिन इसी पीरियड में दोस्तों
200 सेंचुरी बीसी से लेकर के 300 सेंचुरी एडी तक, जो आज हमारा टॉपिक है, बहुत सारे आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए, जिसने हिंदुस्तान के जो सामाजिक संरचना है उसको हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया। वो कैसे हुआ, उसके बारे में हम बारी बारी से आपको बताएंगे। तो पहला जो आक्रमण हुआ वो इंडो ग्रीक्स का हुआ। आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का इन्वेजन नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में 327 बीसी में हुआ था और वो ब्यास नदी तक पहुंच गए थे, लेकिन बाद में उनके सेनाओं में होम सिकनेस के कारण या रिवोल्ट होने के कारण से उन्हें वापस जाना पड़ा था और मेसोपोटामिया, जो आज की तारीख में इराक कहा जाता है, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उनके जनरल्स ने सेंट्रल एशिया में बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना किया था और जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हिंदुस्तान में हो गया तो उनका जो 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से मुकाबला हुआ नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ में, और वहाँ पर सेल्यूकस निकेटर को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके साथ समझौता किया और वेस्ट ऑफ इंडस जो एरियाज़ था वो मौर्य एम्पायर में मिला लिया गया और इसके बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी दिए गए, जिसका इस्तेमाल उसने दूसरे अपने प्रतिद्वंदियों से दूसरे जगह किया जहाँ पर कि वो सफल भी रहे। तो दोस्तों, अब इंडो ग्रीक्स ने हिंदुस्तान पर शासन क्यों किया, हिंदुस्तान पर आक्रमण क्यों किया? तो उसका वजह यह है कि उस पीरियड में स्काइथियंस जो चाइनीज़ बॉर्डर पर काफ़ी मात्रा में, काफ़ी तादाद में मौजूद थे, उन्होंने इंडो ग्रीक्स पर बराबर जो है दबाव डालना शुरू किया और धीरे धीरे उनको पीछे हटाते गए। तो अल्टीमेटली इंडो ग्रीक्स के पास में और कोई रास्ता नहीं बचा और उन्होंने हिंदुस्तान में उत्तर पश्चिम इलाके में उन्होंने आक्रमण किया और यहाँ के बहुत सारे भूभाग पर, खास करके आज की तारीख में पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब और हिंदुस्तान का जो पंजाब है, वहाँ तक, उस इलाके तक उनका राज्य स्थापित हुआ। हमारे भारतीय समाज के या भारतीय कल्चर के हिसाब से इस इंडो ग्रीक आक्रमण का क्या महत्व है? तो जैसे कि आप देखेंगे कि इंडो ग्रीक्स जो थे उनका अपना कोई स्क्रिप्ट नहीं था या कोई धर्म नहीं था। जो उनके सबसे बड़े जो राजा थे मिनांडर, उसको नागार्जुन ने बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर दिया। नागार्जुन और, या उनको नागसेन भी कहते हैं, तो नागार्जुन और मिनांडर दोनों के जो धर्म के संबंध में, बौद्ध धर्म के संबंध में जो चर्चा हुई है, डिस्कशन हुआ है, उसको मिलिंद पन्हो कहते हैं उस किताब को। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो इंडो ग्रीक्स थे वो सब या तो बुद्धिस्ट हो गए या बाद में हिंदू सोसाइटी में, भारतीय समाज में वो इंटीग्रेट हो गए बाद के वर्षों में। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह है कि इंडो ग्रीक्स सबसे पहले शासक थे जिन्होंने काफ़ी तादाद में क्वाइंस जारी किए, गोल्ड क्वाइंस जारी किए, और अब निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि किस राजा के द्वारा
ये क्वाइंस जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें राजा के छाप होते थे। लेकिन ये बात पूर्व के जो जैसे अशोकन पीरियड में जो क्वाइंस जारी किए गए हैं या पंचमार्क क्वाइंस हैं, उसमें उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है कि किस राजा ने कौन कौन से क्वाइंस जारी किए हैं। हम पीरियड का पता तो लगा सकते हैं, लेकिन हम सर्टेनिटी के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि किस राजा के द्वारा ये क्वाइंस या सिक्के जारी किए गए हैं। तो इंडो ग्रीक्स ने क्वाइंस जारी किया काफ़ी तादाद में, और दूसरा वो पहले शासक थे जिन्होंने गोल्ड क्वाइंस हिंदुस्तान में जारी किया। एक जो इनका प्रभाव हमारे भारतीय समाज पर पड़ा वो क्या था, कला के क्षेत्र में। और जो हमने पहले के वीडियो में आपको बताया था गांधार आर्ट, जिसको कि ग्रेको इंडियन आर्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो स्कल्पचर बुद्ध के बनाए गए हैं, मूर्ति बनाई गई है, उसमें जो पूरा ग्रीक स्टाइल का उपयोग किया गया है, जैसे कि उनका जो चेहरा दिखाया गया है, जैसे कि उनके कपड़े पहनने का जो अंदाज दिखाया गया है, ये सारे ग्रीक स्टाइल हैं। लेकिन जो विषय वस्तु है वो बुद्धिस्ट है, इंडियन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक स्पेसिफिक आर्ट की उत्पत्ति हुई, जिसका कि सेंटर था आज की तारीख में, अगर उसको बोलेंगे तो रावलपिंडी, जो पाकिस्तान का इलाका है। और आपको मालूम ही है कि जो वैदिक पीरियड में या उसके बाद जो 16 महाजनपद थे, उसमें एक गांधार भी इम्पोर्टेंट महाजनपद था, जो बाद में धीरे धीरे वो कमज़ोर होता गया। महाभारत के समय में भी गांधार का शहर का इम्पोर्टेंस था, और जिसका उल्लेख मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रॉस कल्चरल एरिया था, जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के कल्चर का संगम होता था। जैसे आपने इससे पहले एकमेनिड एम्पायर जो ईरान में स्थापित किया गया था, वहाँ बहुत सारे लोग गांधार तक आए। उसके बाद में आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट का इन्वेजन या आक्रमण देखा। उसके बाद में बहुत दिनों तक गांधार सेलूसिड एम्पायर का हिस्सा रहा, बाद में मौर्यन एम्पायर में मिलाया गया। और बदली हुई परिस्थिति में जब इंडो ग्रीक्स हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, तो गांधार में एक इंडो या ग्रेको इंडियन स्टाइल ऑफ स्कल्पचर या आर्ट की उत्पत्ति हुई, जो करीब 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी एडी तक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहा हिंदुस्तान में। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इंडो ग्रीक्स के बारे में। अब दोस्तों हम चलते हैं, दूसरा जो आक्रमण हुआ वो था स्काइथियंस का। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इंडो ग्रीक्स हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए क्यों मजबूर हुए, क्योंकि स्काइथियंस उन्हें बार बार सेंट्रल एशिया में हराया, और जिससे परेशान होकर के वो हिंदुस्तान की तरफ आक्रमण किया। तो अब जब स्काइथियंस, जिसको कि हिंदुस्तान में शक भी कहते हैं, जब वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ा और तो उन्होंने, या ताकत उनकी ज़्यादा बढ़ी सेंट्रल एशिया में, तो वो हिंदुस्तान की तरफ रुख किए। और उनकी जो वो 5 ब्रांचेज में, 5 शाखाओं में हिंदुस्तान में घुसे। एक ब्रांच अफगानिस्तान में रह गया, दूसरा वेस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो करीब 400 वर्षों तक शासन किया,
एक ब्रांच मथुरा की तरफ गया। तो इस तरह से 5 ब्रांच जो है वो स्काइथियंस का हिंदुस्तान में प्रवेश हुआ और उनके द्वारा बारी बारी से आक्रमण किया गया। इसमें जो वेस्टर्न इंडिया में पश्चिमी भारत का हिस्सा, खास करके गुजरात, यहाँ पर शकों का 400 वर्षों तक शासन रहा। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो राजा था वो था रुद्रदमन, जिसने कि अपना बहुत लंबा चौड़ा इंस्क्रिप्शन संस्कृत में लिखा है। और उसमें यह भी लिखा गया कि किस तरह से सुदर्शन लेक का जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनाया गया था उसका उसने जीर्णोद्धार किया। और इस पीरियड में हम क्या देखते हैं कि जो हिंदुस्तान में जो पहले प्राकृत भाषा चलता था वो अब सेकेंडरी होता गया और संस्कृत का उत्थान उत्तरोत्तर पूरे देश में फैल गया। तो ये इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है भारतीय समाज में। और इसके बाद में तीसरा जो अटैक हुआ वो था पार्थियंस का। पार्थियंस बेसिकली ईरान के रहने वाले थे, लेकिन इनका जो हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं, और वो क्या है? पहला तो इनका जो राजा था गोंडोफेरनिस, इन्होंने लोअर दोआब क्षेत्र के एरिया को कब्जा किया। मतलब इनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था इट वाज टू मच रिस्ट्रिक्टेड इन कंपैरिजन टू इंडो ग्रीक्स एंड स्काइथियंस। लेकिन एक तो लोअर सिंध दोआब, जो दोआब सिंध का जो निचला हिस्सा है, जो आज की तारीख में आप उसको कराची और उसके आसपास का एरिया देखेंगे, उन इलाकों पर इन्होंने कब्जा किया। और दूसरा, इन्होंने इंडो रोमन जो सिल्क ट्रेड था चाइना और रोम का, उसको उन्होंने डिसरप्ट किया। और डिसरप्ट करने के कारण क्या हुआ कि जो मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि अब जो सिल्क ट्रेड चाइना और रोमन एम्पायर से सेंट्रल एशिया के रास्ते से होता था, अब वो क्या हुआ कि डाइवर्ट होकर के तक्षशिला जो है वो मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटी हो गया। और तक्षशिला से व्यापारी मथुरा आते थे, मथुरा के बाद वो उज्जैन आते थे, उज्जैन से वो फिर ब्रोच, जो गुजरात का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था उस जमाने में, जिसके बारे में हमने इंडो रोमन ट्रेड के बारे में बताया था, तो वहां से ब्रोच से फिर अरब सागर होता हुआ, लाल सागर होता हुआ वो सीधा रोमन साम्राज्य से जुड़ते थे। तो पार्थियंस के हिंदुस्तान पर कब्जा करने से या उनका ईरान में राइज होने से बहुत ज़्यादा फायदा हिंदुस्तानियों को हुआ, क्योंकि उन्होंने सेंट्रल एशियन रूट को उन्होंने डिसरप्ट कर दिया और इसलिए व्यापारियों को अपना रास्ता डाइवर्ट करके तक्षशिला आना पड़ा। तक्षशिला से जो मैंने आपको बताया रूट मथुरा, मथुरा से उज्जैन, उज्जैन से ब्रोच। और एक और रास्ता था जो तक्षशिला से सीधे सिंध की तरह आता था और फिर सिंध से डाइवर्ट होकर के वो ब्रोच या सोपारा जो बंदरगाह था गुजरात में, वहाँ से फिर अरब सागर होते हुए रोमन साम्राज्य तक सामान जाता, खास करके सिल्क मटेरियल्स जाता था। और इस पीरियड में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई और वो थी संत थॉमस। इसी पीरियड में जब पार्थियंस का अटैक हिंदुस्तान में हुआ था, खास करके लोअर सिंध दोआब में, तो वो हिंदुस्तान आए थे और उन्होंने क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, इसके भी जानकारी हमें मिलती है। तो ये 3-4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसने पार्थियंस ने हमारे देश के कल्चर को प्रभावित किया। हालांकि इनका प्रभाव अन्य जो आक्रमणकारी थे उससे बहुत कम था। अब एक इम्पॉर्टेंट जो
और जो आक्रमणकारी थे हिंदुस्तान में वो कौन था? यूची ट्राइब। यूची ट्राइब भी सेंट्रल एशिया में चीन चाइना के बॉर्डर पर रहता था और नोमैड था, घुमंतू टाइप के ट्राइब्स थे। हिंदुस्तान में पार्थियंस के बाद में यूची ट्राइब आदिवासियों ने हिंदुस्तान पर, जिसके कि पहले शासक कैटफिशेस फर्स्ट, कैटफिशेस सेकंड, ये दोनों आए थे। खास करके जो पंजाब तक इनका इलाका फैला था। लेकिन बाद में जो यूची ट्राइब की ही एक और शाखा थी कुषाण, उसके जो सबसे प्रतापी राजा थे कनिष्क, जिसके बारे में हम अभी बताएंगे, उनने उत्तर में ऑक्सस रिवर, जिसको कि वहां तक उनका राज्य था। आज की तारीख में अफगानिस्तान, नॉर्दर्न अफगानिस्तान का जो एरिया है वहां तक उससे भी आगे उनका शासन था। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में यहाँ पर दो राजधानी थी उनकी, एक पुरुषपुरा में, जिसको कि आज की तारीख में पेशावर कहते हैं, जो पाकिस्तान में है, और दूसरी जो राजधानी थी वो थी मथुरा में। इस पीरियड में कुषाण, खास करके कनिष्क ने, आप देखेंगे कि कनिष्क का जो राज्यारोहण होता है वो होता है 78 एडी में। 78 एडी में यह शुरू हुआ था उनका कोरोनेशन, माने उन्होंने 78 एडी में राज्यारोहण किया था। और यहीं से हमारे देश में जो है ना शक ईरा शुरू होता है। शक ईरा जो हमारा भारतीय कैलेंडर है, जो भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित है, शक ईरा इसको बोलते हैं। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, कनिष्क का जो राज्य था वो ऑक्सस रिवर से लेकर गंगा रिवर तक था। कुछ लोगों का ये कहना है कि उनका जो सबसे जो एक्सटर्नल बाउंड्री, एक्सटर्नल माने पूर्वी जो इलाका था वो पटना तक था। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कनिष्क के पीरियड में वो ये है कि उन्होंने बारी बारी से जो छोटे छोटे जो राजा थे पंजाब में, सिंध में, या इंडो ग्रीक्स जो काम वहाँ पर थे, या जो शकों का शासन था वेस्टर्न इंडिया में, इन सारे राजाओं को बारी बारी से हराया। लेकिन जब उन्होंने चाइना की तरफ विस्तार करने का रुख किया तो फिर उनका मुकाबला चाइनीज आर्मी से हुआ। और हमारे पास में जो चाइनीज सोर्सें हैं वो बताते हैं कि कनिष्क वाज डिफीटेड बाय चाइनीज आर्मी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कनिष्क का जो शासन, जो उनका जो क्षेत्राधिकार था, वो आज की तारीख में पाकिस्तान, अफगानिस्तान का उत्तरी हिस्सा, और इसके अलावा सेंट्रल एशिया के बहुत सारे राज्य, और इधर हिंदुस्तान में पाटलिपुत्र तक इनका बहुत ज़्यादा विस्तार में एरिया था, खास करके नॉर्दर्न इंडिया में। तो अब दोस्तों पॉलिटी के बारे में हम चलते हैं कि उनका पॉलिटी क्या था, मतलब राज्य व्यवस्था क्या था। पॉलिटी तो सबसे पहले हिंदुस्तान में जो कहेंगे डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप, उसको किसने इजाद किया? कुषाणों ने। क्योंकि इसके पहले जो अशोक जो सम्राट हुए थे वो अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे? देव नाम पिए। देव नाम पिए मतलब डियर टू गॉड, ईश्वर के। लेकिन अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि राजा को ईश्वर का अवतार माना जाने लगा। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुषाण और खास करके कनिष्क, ये जो इनका जो ओरिजिनल जो एरिया ऑफ हैबिटेशन था वो कहाँ था? चाइनीज बॉर्डर पर। दे वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विद द चाइनीज कल्चर। तो इसीलिए चूंकि चाइना में जो
राजा होता है या इंप्रेरर होता है उसको क्या बोलते हैं? सन ऑफ हेवन या सूर्य पुत्र। तो इसीलिए इन्होंने डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप इसको इजाद किया। और इसीलिए मनु क्या कहता है, जो हमारे एंशिएंट लॉ गिवर हैं, वो कहता है कि अगर राजा बच्चा भी हो तो उसके आदेश का पालन करो। क्यों? कि उसमें ईश्वर के अंश हैं। बाद के वर्षों में हम क्या देखते हैं, गुप्ता पीरियड के राजाओं के द्वारा या बाद में जो पल्लव और चालुक्य डायनेस्टी या उसके इन सब में या संगम डायनेस्टी में हमने आपको बताया था, इसमें क्या पाते हैं, ये जो कंसेप्ट है डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप, सभी ने इसको फॉलो किया कि जो राजा की या राज्य व्यवस्था की जो उत्पत्ति है वो दैवीय है, ईश्वर ने इसकी रचना किया है। उसके पीछे दो लॉजिक था। पहला ये लॉजिक था कि राजा के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं करे, इसीलिए कि जो आसपास के जो दूसरे जो मंत्री हैं, कारिंदे हैं, वो अपने आप को राजा के समतुल्य नहीं समझे, नंबर एक। और नंबर दो, जनता में राजा का जो छवि हो वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हो, लोग राजा के आदेश को मानने के लिए तत्पर रहें। तो इससे क्या होगा, राजकाज सुचारू से चलेगा, समाज में स्टेबिलिटी रहेगी। दैट वाज द पर्पस ऑफ द ओरिजिन ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। और बाद के वर्षों में हिंदुस्तान में इस किंगशिप थ्योरी को धड़ल्ले से सभी लॉ गिवर्स ने अपनाया, सभी बादशाहों ने अपनाया एवं मुगलों ने अपनाया। और इसलिए आप देखते हैं कि मुगल बादशाह या मुगल सल्तनत 1748 के बाद ही खत्म हो गया था, लगभग खत्म हो गया था, लेकिन उसका औरा इतना बड़ा था कि वो 100 वर्षों तक चला। हालांकि मुगल बादशाह खुद अंग्रेज सरकार के या ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी जनता के दिलो दिमाग में मुगल बादशाह का इस प्रकार का छवि था कि कोई अमीर या उनके कोर्टियर मुगल बादशाह को हटा करके खुद राजा बनने का या बादशाह बनने का हिमाकत नहीं कर सकता था। उसको डर लगता था कि कहीं दूसरे जो अमीर हैं वो उनके खिलाफ में विद्रोह नहीं कर दें, दूसरा जनता विद्रोह ना कर दे। तो इसीलिए चाहे बादशाह के पास कम ताकत ही क्यों ना हो, पेंशनर क्यों ना हो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी बादशाह के नाम पर ही लोगों को फांसी वगैरह जितना भी देता था वो बादशाह का सील सिक्का से देता था। हालांकि करता था खुद ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो उसके कारिंदे थे, ऑफिसर्स थे, लेकिन सील सिक्का लगाता था मुगल बादशाह का। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप किस कदर से व्याप्त था और इसमें हिंदू लॉ गिवर्स की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कुषाणों ने हिंदुस्तान के पॉलिटी में, राज्य व्यवस्था में इंट्रोड्यूस किया। ये उनका एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है या देन है। एक जो और इंपॉर्टेंट जो उनका जो कुषाण के पॉलिटी का जो दूसरा जो स्पेसिफिक फीचर है वो क्या है, क्षत्रपी सिस्टम। इसको आप मिलिट्री गवर्नरशिप भी कह सकते हैं। और इसका जो बेसिक जो लॉजिक है वो यह है कि राजा के ऊपर राजा, मतलब इंटरनल मैटर्स में जो वहां के जो क्षत्रप हैं वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं, फ्रीडम है, उनको काफी फ्रीडम मिला हुआ है। और जो सेंट्रल जो सत्ता है उससे वो केवल साल में एक बार ट्रिब्यूट देना, उनके दरबार में हाजिर लगाना। तो इस तरह से जो कुषाणों का जो पॉलिटी था या राज व्यवस्था था वो बहुत हद तक क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया, माने विकेंद्रीकरण, जो मौर्यों के शासन व्यवस्था से जस्ट उलट था। और इसमें सामंतवाद के भी पुट धीरे धीरे आने लगे, क्योंकि जो क्षत्रप थे वो बाद में आज भी
ये वर्ड जो है ना अभी भी प्रचलन में है कि जब कोई लोकल पॉलिटिकल लीडर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तो उसको लोग क्षत्रप कहने लगते हैं और वो अपनी मनमानी करने लगता है। जैसे कि इंदिरा गांधी के समय में बहुत सारे माने 1971 से पहले कांग्रेस में बहुत सारे रीजनल लीडर्स, बहुत स्ट्रांग लीडर्स हो गए थे जो कि अपने मनमानी करते थे। वो सेंट्रल अथॉरिटी को ज़्यादा नहीं मानते थे, तो इसलिए उनको क्षत्रप कहते थे, कांग्रेसी क्षत्रप। और ये वर्ड अभी भी हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स में प्रचलन में है। खैर, तो ये क्षत्रप जो है, ये क्षत्रपीय सिस्टम उन्होंने लागू किया। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था वो था सामंतवाद। कुषाणों ने सामंतवादी व्यवस्था शुरू कर दिया क्योंकि इनका जो व्यवस्था था वो डिसेंट्रलाइज था, विकेंद्रीकृत व्यवस्था था। और विकेंद्रीकरण व्यवस्था में क्या हुआ कि बहुत सारे राजे महाराजों को जो इन्होंने हराया, तो इसके बाद में उनको कहा कि ठीक है आप शासन करिए, लेकिन आप एक निश्चित जो है वो ट्रिब्यूट केंद्र सरकार को दीजिए। तो इस तरह से जो कैरेक्टर जो था वो प्रशासन का वो था, उसकी शुरुआत कुषाणों से हो गई थी, जिसका कि बेसिक फीचर था सामंतवादी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो राज्य व्यवस्था कुषाणों के द्वारा हिंदुस्तान में शुरू किया गया था, उसका पहला जो बिंदु है वो है ऑरिजिन ऑफ डिवाइन ऑरिजिन ऑफ किंगशिप, माने राजा जो है वो ईश्वर का अवतार है। उन्होंने राजा को बहुत हाई पेडेस्टल पर रखा। दूसरा क्षत्रपी सिस्टम, जिसमें कि विकेंद्रीकरण व्यवस्था किया गया। और तीसरा जो छोटे मोटे राजाओं को उन्होंने हराया तो फिर उनको मिलाया नहीं, बल्कि उसको शासन करने दिया, उसको आंतरिक मामले में स्वतंत्र रखा और एक निश्चित ट्रिब्यूट या एक निश्चित राशि इन छोटे छोटे राजाओं के द्वारा केंद्र सरकार को या कुषाण माने जो मथुरा में या पुरुषपुरा में जो केंद्र सरकार था उसको वो राशि जो निश्चित राशि जमा करते थे। यह था एक बेसिक। तो इस तरह से इन्होंने मौर्यों की जो पॉलिटी थी उसके जस्ट उलट इनकी व्यवस्था शुरू हो गई थी। और इसी को बाद में गुप्ता पीरियड के जो राजा थे, सम्राट थे, उन्होंने भी इसी चीज़ को अपनाया। जो मैंने आपको गुप्ता पॉलिटी हमारा बना हुआ है वीडियो, आप उसको 2 भाग में है, उसको आप जरूर देखिए। दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वीडियोज दैट आई हैव मेड। तो आप उसको देखिए, उसमें आपको पता लग जाएगा। अब दोस्तों जो इस पीरियड में जो 200 BC से लेकर 3 सेंचुरी AD तक में हमने जो कहा, उस पीरियड में इस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? हमने रोमन ट्रेड के बारे में, इंडो रोमन ट्रेड के बारे में अलग से वीडियो बनाया हुआ, उसको आप देखिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट था इस पीरियड का वो क्या था? इंडो रोमन ट्रेड। और ये इंडो रोमन ट्रेड पूरे भारतवर्ष के लिए, मतलब दक्षिण भारत में भी और उत्तर भारत, इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा। और जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था, ये जो कांटेक्ट हुआ, और ख़ास करके जो अभी हमने बताया कि पार्थियंस के द्वारा जब उनकी ताकत ईरान में बढ़ गई, उन्होंने सेंट्रल एशिया का जो सिल्क रूट था उसको जब उन्होंने डिसरप्ट कर दिया, तो अब सिल्क का व्यापार करने के लिए व्यापारी तक्षशिला आने लगे। और उसके बाद में मथुरा होते हुए और फिर उज्जैन, और उज्जैन से फिर ब्रोच, और उसके बाद में अरब सागर होता हुआ रोमन एम्पायर या बाइजेंटाइन एम्पायर में जाते थे। तो इससे क्या फायदा हुआ? पहला तो हुआ कि राइज ऑफ टाउन्स। इस पीरियड में आप देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में इस पीरियड खास करके 2nd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी, जहाँ पर कि संगम पॉलिटी काम कर रहा था, जिसमें कि पांड्या, चोलाज और चेराज, ये 3 छोटे छोटे किंगडम थे जिसको कि संगम किंगडम्स कहते हैं। उसके बारे में भी हमने वीडियो में बनाया हुआ, उसको आप जरूर देखिए। तो इस पीरियड में हम क्या देखते हैं? राइज ऑफ टाउन्स। सबसे ज़्यादा जो है शहरों की उत्पत्ति इस पीरियड में हुई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद। अब दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो क्या था?
इस पीरियड में हम देखते हैं कि मर्केंटाइल क्लास, खास करके वैश्य, इनकी सत्ता बहुत ज़्यादा मजबूत हुई। और तीसरा फैक्टर क्या है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। जब आपके पास धन रहेगा तभी तो कंस्ट्रक्शन करेंगे आप। तो जो मकान या भवन निर्माण के जो काम इस पीरियड में सबसे ज़्यादा हुए हैं। और इस पीरियड के जो हम खुदाई करते हैं तो हमको 5-6 लेयर मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो समाज है वो पहले के समाज से थोड़ा ज़्यादा रिच हो गया था और इसीलिए उसने विभिन्न प्रकार के भवन निर्माण किए। हालांकि हमारे पास में बहुत सारे भवन जो है ना उस ज़माने के अब हैं नहीं, वो समाप्त हो गए हैं, ज़मीन के अंदर दफन हो गए हैं। लेकिन खुदाई में हमें को क्या मिलता है कि बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा था। जिस तरह से आजकल हम लोग ईंट का, पके हुए ईंट का उपयोग करते हैं, उसकी शुरुआत भी बहुत लार्ज मेजर पर यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक, इसका उपयोग, पके हुए ईंटों का उपयोग जबरदस्त ढंग से इस पीरियड में शुरू हो गया, जिसका कि उपयोग दीवार बनाने के लिए किया जाता था। टाइलिंग का भी उपयोग होता था, टाइल्स फ्लोरिंग के लिए, इसका भी उपयोग जबरदस्त ढंग से हुआ इस पीरियड में। और इसके अलावा हम क्या देखते हैं, एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेड वायर ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड दैट रेड वायर इज वेरी मच पॉलिश्ड, इस पीरियड की विशेषता है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, कुषाणों ने और स्काइथियंस ने, इंडो ग्रीक्स ने, इन लोगों ने काफ़ी, इन्हें घोड़े का जबरदस्त इस्तेमाल किया हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में उस समय में भी घोड़े का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब जो उन्होंने जो कैवेलरी का जो उपयोग किया उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी उन्होंने उसमें जोड़े और जिससे घोड़े कैवेलरी का जो मोबिलिटी है वो बहुत बढ़ गया। जैसे कि एक टॉय स्टीरअप, अब जब आप घोड़े पर चढ़ते हैं तो पैर जो है स्टीरअप में डालते हैं ताकि आप फिसल के गिरे नहीं, तो ये भी उन्हीं के द्वारा इजाद किया गया था। दूसरा, सैडल्स माने लगाम, ये भी उन्होंने इजाद किया और हिंदुस्तान में आक्रमण के समय में इसका उपयोग किया। बाद में इन्हीं से सीख करके हिंदुस्तानियों ने भी सैडल्स का या टॉय स्टीरअप का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके अलावा हिंदुस्तानी समाज में उन्होंने लॉन्ग कोट और कैप या ट्राउजर पैजामा या हेलमेट या जूता, बूट्स, और कुछ इतिहासकारों का यह तक कहना है कि चमड़े का जूता का इस्तेमाल भी इन्हीं लोगों के द्वारा में, खास करके कुषाणों के द्वारा किया गया। बाद में हिंदुस्तानी लोगों ने उसको अपनाया। तो बूट्स का, इससे ये सारे जो टेक्नोलॉजी था उससे इनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जिसके कारण से कुषाण वन बाय वन सभी को, छोटे मोटे राजाओं को हराने में सफल हुए। दोस्तों, तो इस पीरियड में हम क्या देखते हैं कि इंडो रोमन ट्रेड का प्रभाव तो पड़ा ही है, साथ साथ जो इंटरनल जो ट्रेड था एक जगह से दूसरे जगह का, वो भी बहुत ज़्यादा विकसित हुआ। और इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या हुआ कि कुषाणों के द्वारा हम सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू करना पाते हैं। तो गोल्ड कॉइन, कुषाण्स इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ, हालांकि लार्जेस्ट और सबसे प्योरिटी, जो कुषाणों के द्वारा जो गोल्ड कॉइन्स जो जारी किए थे उसकी जो प्योरिटी थी वो दैट वाज बेटर देन द कॉइन्स इशूड बाय गुप्ता पीरियड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुषाणों के द्वारा, कुषाणों के समय में हिंदुस्तान सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट
होने के कारण से, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे गोल्ड माइंस मिलते हैं। दूसरा, इंडो रोमन ट्रेड होने से, सिल्क ट्रेड होने से, इंटरनल ट्रेड को बढ़ावा मिलने से, एग्रीकल्चर में या कृषि में वृद्धि होने से इसका पूरा इफेक्ट क्या पड़ा कि गोल्ड कॉइन की जो प्योरिटी, स्टैंडर्ड ऑफ जो प्योरिटी था, वो सबसे ज़्यादा किस पीरियड में है? कुषाण के पीरियड में। दोस्तों, सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट का सबसे जो जबरदस्त जो प्रभाव पड़ा समाज में, वो क्या था? समाज में एक नए वर्ग का उदय हो गया। हिंदुस्तानी समाज का स्ट्रक्चर हमेशा के लिए बदल गया। वो कैसे? आप देखें, आपको मैंने सोशियोलॉजी क्लास में बताया था, जो वर्ण सिस्टम था हमारे देश में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये जो जितने भी आक्रमणकारी आए थे, उनके पास में ना कोई स्क्रिप्ट था, ना कोई उनका धर्म था। तो इसके कारण से धीरे धीरे क्या हुआ कि हिंदुस्तानी समाज में रच बस गए। और ब्राह्मण लॉ गिवर ने उनको क्या किया, चूंकि वो वॉरियर क्लास से बिलोंग करते थे, उनको बना दिया क्षत्रिय। तो क्षत्रिय, लेकिन लेसर क्षत्रिय। अब जब, और अभी आपने देखा होगा कि अग्निकुल थ्योरी, जो चंद बरदाई का थ्योरी है, जो पृथ्वीराज चौहान का कोर्टियर था, उसका थ्योरी क्या है? अग्निकुल थ्योरी। ये अग्निकुल थ्योरी क्या है दोस्तों? इस थ्योरी के हिसाब से यह बताया गया कि माउंट आबू पर एक यज्ञ किया गया, और जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे। तो इस यज्ञ में से 4 वॉरियर क्लास के लोग निकले, परमार, प्रतिहार। ये 4 क्लास, परमार हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं। परमार का जो कैपिटल था वो था धारा नगरी, जिसको आज की तारीख में धार कहते हैं। प्रतिहार, ये डायनेस्टी, आपने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी हमने बताया था। पहले इनकी राजधानी अजमेर में थी, माने शाकंभरी में थी। शाकंभरी कहाँ पर है? सामर नदी के किनारे, सामर झील के पास, राजस्थान में। बाद में इनकी राजधानी अजमेर हुआ, और फिर बाद में, सॉरी, ये चौहान के बारे में बताएंगे। चौहान जो है वो शाकंभरी, जो सामर लेक है, उसके आसपास के रहने वाले थे। बाद में इनकी कैपिटल अजमेर में हुआ। और प्रतिहार का कन्नौज, और परमार का धारा नगरी, और सोलंकी का गुजरात में अहिलवाड़ा। तो उनका कहना है चंद्रबरदाई को कि 4 इंपॉर्टेंट जो है ना राजपूत वॉरियर्स निकले, और ये हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न भागों में फैल गए। ये दोस्तों, ये जो थ्योरी है वो क्या है? व्हाट इज दिस? ये टोटल जो है वो लीगलाइज करने के लिए, लेजिटिमाइज करने के लिए हिंदुस्तानी समाज में। व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये इंडिकेट करता है कि जो बाहरी आक्रमणकारी जो हिंदुस्तान में आए थे, कुषाण हो या इंडो ग्रीक हो, शक हो, पार्थियंस हो, और बाद के वर्षों में हून भी आपको 415 एडी के बाद में गुप्ता पीरियड को उन्होंने खत्म ही कर दिया, जिसके कि जो 2 इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं, तोरमन और उसका लड़का मिहिरकुल, और ये दोनों ने 1 बाय 1 जो है ना बुद्धिस्ट लोगों को या उसके स्तूपों को पूरी तरह से दिया। और बौद्ध धर्म का जो नुकसान या डिक्लाइन होने का एक कारण ये भी है। तो ये हून जो बहुत ज़्यादा खूंखार प्रवृत्ति के लोग थे, ये भी हिंदुस्तान के समाज में रच बस गए, और ये सैकड़ों बार अलग अलग झुंड में हिंदुस्तान में प्रवेश किए हैं, कोई एक बार नहीं किया है। तो दोस्तों, ये थ्योरी क्या बताता है? ये थ्योरी ये बताता है कि ये सारे जो राजपूत वंश के जो राजा बाद में हिंदुस्तान की राजनीति को 500 वर्षों तक प्रभावित किया, ये सभी जो है, ये जितने भी आप देख रहे हैं, कुषाण, प्रतिहार, सकाज, इंडो ग्रीक्स और हून, ये
वहां से बिलोंग करते थे। बाद में हिंदुस्तान में आने के बाद में इनको ब्राह्मणाइज कर दिया गया और उनको क्षत्रिय का दर्जा दिया गया, और लेजिटिमेसी प्राप्त करने के लिए उनका जनता में विश्वसनीयता कायम करने के लिए क्या किया गया, अग्निकुल थ्योरी का सहारा लिया गया। ठीक है, तो हमारे जो हिंदुस्तान में जो सामाजिक संरचना है, इन आक्रमणकारियों ने पूरी तरह से बदल के रख दिया। अब इसके दूसरे कारण क्या हुए, बहुत सारी मिक्स्ड कास्ट की उत्पत्ति हुई, डेवलपमेंट ऑफ बहुत सारे, जो चूंकि समाज में जो वर्ण सिस्टम था वो लूज हो गया, तो बहुत सारे जो विवाह हुए वो प्रतिलोम विवाह हो गए। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह आपको मालूम ही होगा। तो प्रतिलोम विवाह जो है ना, धर्मसूत्राज या धर्मशास्त्र में पूरी तरह से मना ही किया गया। प्रतिलोम विवाह मतलब क्या होता है कि जब कोई शूद्र लड़का या ग्रूम क्षत्रिय, वैश्य या ब्राह्मण ब्राइड से शादी करता है तो उसको बोलते हैं प्रतिलोम विवाह, और इसके जो संतान उत्पन्न होते हैं उसको ना तो शूद्र कैटेगरी में रखा गया और ना ही वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण कैटेगरी में रखा गया। तो इससे एक अलग जाति का निर्माण हुआ। और एक और हुआ, चांडाल की उत्पत्ति या अनटचेबल्स की, उसको लोग, उससे जो बच्चे पैदा हुए उसको लोग बहुत ही गलत निगाह से देखने लगे, उसके आसपास में भी लोग नहीं फटकते थे। इसी से अस्पृश्यता का उदय हुआ, जो मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूं। नहीं तो इसके पहले, इन आक्रमणकारियों के आक्रमण से पहले हिंदुस्तान का समाज बहुत ही साफ सुथरा समाज था। लेकिन अब क्या हुआ, अब यह हुआ कि बहुत सारे लोग तो हिंदुस्तान में आ गए, जिससे कि जनसंख्या बढ़ गई, समाज का ताना बाना छिन्न हो गया। जो एक रूल्स रेगुलेशन के तहत में हिंदुस्तानी समाज चल रहा था, वो उसमें बहुत सारे बदलाव आ गए। जो सोशल जो कंट्रोल था वो कमजोर पड़ गया। बहुत सारे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होने लगे। इससे बहुत सारी जातियों की उत्पत्ति हुई और बहुत सारे अस्पृश्य जाति भी उसमें से निकल गए, माने पैदा हो गए। तो ये फैक्टर जो है इस पीरियड का साइलेंट फीचर्स है, जो आज तक हिंदुस्तान में चल रहा है। और हालांकि हमारे देश के आज़ाद होने के बाद में इन सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है और कानून बना दिए गए हैं। अब किसी को कोई अस्पृश्य नहीं समझ सकता है और समझना भी नहीं चाहिए। इस पीरियड में सबसे जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर जो हुआ, डेवलपमेंट हुआ दोस्तों, वो था रिलीजियस डेवलपमेंट। और रिलीजियस डेवलपमेंट क्या था, बौद्ध धर्म में दो फार, जो मैंने पहले बताया था कि कश्मीर में कनिष्क ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया था। अब आप देखेंगे कि जो कनिष्क के दरबार में या कोर्ट में अश्वघोष, जो बहुत बड़े बौद्ध धर्म के फिलोसफर हैं, अश्वघोष जिसने बुद्ध चरितम लिखा हुआ है। दूसरा, तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल का उन्होंने आहूत किया कश्मीर में। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और इसमें बौद्ध धर्म में दो डिवीजन हो गया, एक महायान और दूसरा हीनयान। महायान को अंग्रेजी में ग्रेटर व्हीकल कहते हैं और हीनयान को लेसर व्हीकल कहते हैं। अब जैसे कि दोस्तों, कनिष्क के उदय से होने से पहले या 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के उदय होने से पहले महात्मा बुद्ध को गॉड नहीं समझा जाता था। और बुद्धिस्ट फिलॉसफी मैंने आपको बताया भी कि किस तरह से बुद्धिस्ट फिलॉसफी एक नास्तिक फिलॉसफी है। बिकॉज बुद्धिज्म जो है वो गॉड को नहीं मानता है और जीव को नहीं मानता, मतलब सॉल को भी नहीं मानता है, मतलब जस्ट हिंदू फिलॉसफी के जस्ट उलट है। लेकिन अब क्या हो गया, अब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में
जो उस समय जो आचार्य थे, जिसको कि अध्यक्षता किया किसने किया था, वसुमित्र ने, ये आचार्य का काम कर रहे थे। और इसी पीरियड में क्या हुआ कि अब महात्मा बुद्ध को गॉड का दर्जा, ईश्वर का दर्जा दे दिया गया। जो पहले महात्मा बुद्ध की पूजा, उनके खड़ाओं की पूजा होती थी, या बौद्धि ट्री की पूजा होती थी, या उनके किसी चिन्ह की पूजा होती थी, अब क्या होने लगा, महात्मा बुद्ध का चेहरा बनाया जाने लगा, जो गांधार आर्ट के बारे में हमने आपको बताया। और बाद में मथुरा आर्ट, जो इंडिजिनस आर्ट हुआ, जो मथुरा में डेवलप हुआ, जिसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, आप देखें। तो इसमें मथुरा आर्ट में और गांधार आर्ट में अब महात्मा बुद्ध को उनका जो मूर्ति बनाया जाने लगा और उसका पूजा किया जाने लगा, उनको ईश्वर बना दिया गया। और जो बौद्ध भिक्षु थे, अभी तक वो वेजिटेरियन थे, शाकाहारी थे, अब वो नॉन वेजिटेरियन हो गए। पहले वो बहुत कम कपड़े पहनते थे, केवल शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल करते थे, बहुत कम कपड़े, बहुत सादगी से रहते थे। अब क्या किया उन्होंने, महंगे महंगे वस्त्र, रॉब्स पहने शुरू कर दिए, ताकि लोग उनसे प्रभावित हों। तो इस तरह से संघ के संगठन में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तब्दीली किया। और इसके बाद सेंट्रल एशिया में, चाइना में, जापान में, कोरिया में, इन सारे इलाकों में कनिष्क के द्वारा महायान धर्म को, माना महायान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार द्रुत गति से किया गया। और इसी कारण से आप देखते हैं कि अभी जो जापान में और चाइना में आप देखते हैं कि बहुत सारे धर्मावलंबी, कोरिया में भी आपको हीनयान नहीं, महायान सेक्ट के मिलेंगे। तिब्बत में वज्रयान, इसका एक तीसरा सेक्ट भी हुआ 8वीं 9वीं शताब्दी में, जब तांत्रिसिज्म बुद्धिज्म में घुस गया। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बताएंगे आपको। वो वज्रयान तिब्बत में चल रहा है, भूटान में चल रहा है, और सिलोन में, मतलब श्रीलंका में हीनयान चल रहा है, क्योंकि सम्राट अशोक ने श्रीलंका में और बर्मा में, जिसको कि आजकल म्यांमार कहते हैं, वहां पर हीनयान को चलाया था। क्योंकि सम्राट अशोक के समय में महात्मा बुद्ध को गॉड नहीं समझा जाता था, उनकी मूर्ति नहीं बनाई जाती थी। और इसका इफेक्ट बहुत, दोस्तों, इसका इफेक्ट हिंदू धर्म पर क्या पड़ा। तो हिंदू धर्म में भी लोगों ने अब महात्मा बुद्ध को ईश्वर का दर्जा दे दिया, उनको अवतार की उपाधि दे दिया कि ये हमारे अवतार थे। दूसरा, जितने भी हिंदू देवी देवता थे, अब उनकी मूर्तियां बनाई जाने लगी और उनको उसी तरह से पूजा जाने लगा जैसे महात्मा बुद्ध को पूजा जाने लगा। तो मूर्ति कला का जो विकास है वो इस पीरियड में मथुरा आर्ट और गांधार आर्ट के माध्यम से बहुत जोर शोर से हुआ। हालांकि 8वीं 9वीं शताब्दी एडी तक आते आते गांधार आर्ट तो पूरी तरह से समाप्त हो गया हिंदुस्तान में, लेकिन मथुरा आर्ट आज भी विकसित है और चल रहा है। अब दोस्तों, इस पीरियड में लैंग्वेज में क्या परिवर्तन आए। समय अब समाप्त हो रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करता हूं। आप देखेंगे कि लैंग्वेज जो है, पहले प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल अपने यहां हिंदुस्तान में होता था। अब प्राकृत के बदले में संस्कृत का उपयोग होने लगा बहुत तेजी से, धड़ल्ले से, इंस्क्रिप्शंस में, लिटरेरी एक्टिविटीज में। जो पहले एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता था, अब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में बहुत सारे आक्रमणकारी आने से ग्रीक स्क्रिप्ट, अरमेइक और खरोष्ठी, ये खरोष्ठी लिपि का तो अशोक ने भी किया है। ये बहुत सारे लिपि हिंदुस्तान में, और ब्राह्मी तो था ही, ये सारे लिपि का इस्तेमाल किया गया है नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में। और इसके अलावा महायान सेक्ट के उदय होने से जो बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्यिक कृति में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ इस पीरियड में। और इसी पीरियड में बहुत बड़े बड़े
बुद्धिस्ट फिलोसफर पैदा हुए, जिसमें कि मैंने आपको अश्वघोष या वसुमित्र के बारे में बताया, और या नागार्जुन के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो ग्लासवेयर का, ग्लास टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा इस पीरियड में विकास हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा, जो मेडिसिन के क्षेत्र में, खास करके चरक और सुश्रुत, चरक संहिता मेडिसिन में और सुश्रुत संहिता सर्जरी में, ये चरक सुश्रुत ये इसी पीरियड के माने जाते हैं। और इन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में जबरदस्त योगदान दिया, और हिंदुस्तान का जो मेडिकल क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो समृद्ध हुआ इस पीरियड के रचनाकारों के द्वारा। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में, इसी तरह से नाटक में, अभी आप जो भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है, इतिहासकारों का कहना है कि इसी पीरियड में इसकी रचना की गई थी। ग्रीक, इंडो ग्रीक से कांटेक्ट होने के कारण जो अभी बहुत सारे जो जैसे जो वहाँ के थिएटर्स हैं, उससे भी हिंदुस्तानी लोग काफ़ी प्रभावित हुए, और उसका भी उनके जैसे यवनिका, ये टर्म का भी इस्तेमाल धर्म, जिसको पर्दा बोलते हैं, और थिएटर का भी काफ़ी विकास इंडो ग्रीक्स के कांटेक्ट होने के कारण से हिंदुस्तान में शुरू हुआ। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इस पीरियड के जो हमने अभी बताए, वो सभी इम्पैक्ट जो है ना भारत की राजनीति पर या भारत के समाज पर, भारत के सोशल स्ट्रक्चर पर, भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर हमेशा के लिए प्रभावित किया। उसके कल्चर पर, सांस्कृतिक या आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर पर, ये सारे जो इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं उसमें भारत में हमेशा के लिए, और भारत की जो सामाजिक संरचना वो हमेशा के लिए बदल दिया। ये दोस्तों, ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया।